हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में मल्टी पैरामीटर क्लासेस में। आज हम एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो लैब टेक्नीशियन में जो एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि हिंज बॉडीज इन रेड ब्लड सेल्स आर डिमॉन्स्ट्रेबल इन, यानी जो हिंज बॉडीज होता है आरबीसी में हिंज बॉडीज प्रेजेंट होता है वो कौन सी कंडीशन में डिमॉन्स्ट्रेबल होता है, डिमॉन्स्ट्रेट होता है। कौन कौन सी नीचे कंडीशन दी हुई हैं, इनमें से एक कंडीशन ऐसी है जिसमें कि हिंज बॉडीज जो होती हैं वो डिमॉन्स्ट्रेबल होती हैं, यानी आरबीसी में प्रेजेंट होती आरबीसी में पाई जाती हैं। तो हिंज बॉडीज जो होती हैं वो या HBJ मीरर डिजीज़ में प्रेजेंट होती हैं कंडीशन में, या पायरुवेटेड काइनेज डिफिशियंसी की कंडीशन में, या G6PD डिफिशियंसी की कंडीशन में, या HBS डिजीज़ की कंडीशन में प्रेजेंट होती हैं। तो इनमें से कौन सी कंडीशन में हिंज बॉडीज जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। हिंज बॉडीज जो होती है वो बाइट सेल्स होती हैं जो कि एच बी के डीनेचुरेशंस के कारण प्रेजेंट होती हैं। डीनेचुरेशंस के कारण ये HB हिंज बॉडीज जो होती हैं ये प्रेजेंट होती है। HB डीनेचर्ड होता है इसमें। तो एच बी जे मिरर डिजीज़ जो होती है ये एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है, यानी एक एच बी का डिसऑर्डर होता है जिसमें म्यूटेशन के कारण ये HB एबनॉर्मल नॉन पैथोजेनिक होता है। एंड पायरुवेटेड काइनेज डिफिशियंसी, तो ये रॉन्ग आंसर हो गया, इससे मिलता जुलता नहीं है। पायरुवेटेड काइनेज डिफिशियंसी ये भी इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है जो कि पायरुवेट काइनेज की डिफिशियंसी के कारण होता है, तो ये भी नहीं, इससे मिलता जुलता। एंड G6PD डिफिशियंसी यह एक एंजाइम होता है जिसकी कमी से हिंज बॉडीज जो होती है वो आरबीसी में प्रेजेंट होती है, आरबीसी में हिंज बॉडीज दिखाई देती है। एंड HBS डिजीज ये भी रॉन्ग आंसर है, तो इसका राइट आंसर G6PD डिफिशियंसी होगा, यानी G6PD डिफिशियंसी के कारण हिंज बॉडीज आरबीसी में प्रेजेंट दिखाई देती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है, विच एंटीकोगुलेंट इज यूज्ड वेस्टर्न ग्रेन्स मेथड, यानी वेस्टर्न ग्रेन्स मेथड में कौन सा एंटीकोगुलेंट यूज किया जाता है। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है ए नंबर EDTA, एथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड यूज किया जाता है, या हिपैरिन यूज किया जाता है, या कि डबल ऑक्सीडेट यूज किया जाता है, या फिर 3.8% सोडियम साइट्रेट यूज किया जाता है। तो वेस्टर्न गेन मेथड में हम EDTA तो यूज नहीं करते हैं। EDTA जो होता है वो CBC के लिए ज़्यादातर यूज किया जाता है। एंड जो हिपैरिन टेस्ट जो होता है ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है जो कि ब्लड गैस एनालिसिस में यह हिपैरिन एंटीकोगुलेंट ज़्यादातर यूज किया जाता है। एंड डबल ऑक्सीलेट जो होता है ये बहुत कम ही यूज किया जाता है। एंड 3.8% सोडियम सिट्रेट ये जो होता है यह वेस्टर्न ग्रेन्स मेथड में ESR को डायग्नोज करने के लिए, एथ्रोसाइड सेडिमेंटेशन रेट को डायग्नोज करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए 3.8% सोडियम साइट्रेट यूज किया जाता है जो कि 4.1 रेशियो में यूज किया जाता है, यानी 1.6 ml ब्लड में 0.4 ml यह एंटीकोगुलेंट 3.8% वाला एंटीकोगुलेंट सोडियम सिट्रेट यूज किया जाता है 0.4 ml। तो इसका राइट आंसर 3.8% सोडियम साइट्रेट होगा, यानी सोडियम साइट्रेट जो होता है वेस्टर्न ग्रेन मेथड में सोडियम साइट्रेट एंटीकोगुलेंट यूज किया जाता है ESR के लिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फैक्टर अफेक्टिंग द ESR
यानी ESR एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो होता है उसको नीचे दिए हुए फैक्टर जो है उनमें से कौन सा फैक्टर ऐसा है जो कि ESR को अफेक्ट करता है। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। टेम्परेचर दिया हुआ है, एक्सेसिव एंटीकोगुलेंट यानी ज़्यादा एंटीकोगुलेंट लेते हैं तो वो अफेक्ट करता है, या फिर पोजीशन ऑफ द ESR ट्यूब, जो ESR ट्यूब हम खड़े करते हैं उसकी पोजीशन गलत है, तो या फिर ऑल ऑप्शंस। तो इसमें टेम्परेचर जो होता है ये भी अफेक्ट करता है ESR को। एंड जो एक्सेसिव एंटीकोगुलेंट हम यूज करेंगे तो ये भी इफ़ेक्ट करता है। ज़्यादा एंटीकोगुलेंट लेंगे तो हमारे जो ESR की रेंज है वो भी एबनॉर्मल आएगी। एंड जो पोजीशन ऑफ द ESR ट्यूब की जो पोजीशन है अगर उसको हम गलत रखेंगे तो वो भी एबनॉर्मल आएगी। यानी ऑल ऑप्शंस जो होंगे सब सही होंगे, यानी सभी फैक्टर जो होते हैं वो ESR को एबनॉर्मल या अफेक्ट करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंटीकोगुलेंट इज एक्टिव, यानी कौन से एंटीकोगुलेंट एक्टिव होता है इन वीवो यानी इनसाइड एंड एज वेल एज इन विट्रो। यानी वीवो यानी बाहर एंड विट्रो अंदर, यानी ये दोनों साइड बॉडी के अंदर एंड बॉडी के बाहर कौन सा एंटीकोगुलेंट जो होता है वो एक्टिव होता है। यानी EDTA तो जो होता है ये आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट होता है जो कि हेमाटोलॉजी में ज़्यादातर यूज होता है। एथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड जो होता है, सोडियम सिट्रेट जो होता है यह एक कोगुलेशन स्टडीज के लिए यूज किया जाने वाला होता है, सोडियम साइट्रेट। एंड हिपैरिन जो होता है ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, जो कि ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है हिपैरिन एंटीकोगुलेंट। और ये बाहर भी यूज किया जाता है, बाहर जो होता है ये बाहर भी यूज किया जाता है, जैसे ब्लड गैस एनालिसिस में इसका यूज हिपैरिन का यूज किया जाता है। एंड डबल ऑक्सीडेट ये भी आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट होता है जो कि ज़्यादातर यूज नहीं किया जाता है। हिपैरिन, तो इसका राइट आंसर पूछा है कि जो कि इनसाइड बॉडी के इनसाइड वीवो एंड विट्रो दोनों तरह से यूज किया जाता है, तो ये हमारा राइट आंसर हिपैरिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 5th नंबर कि द अमाउंट ऑफ एंटीकोगुलेंट इन CPDA 300 ml ब्लड कलेक्शन बैग इज, यानी कि एंटीकोगुलेंट का अमाउंट जो होता है वो CPDA बैग होता है उसमें कितना लिया जाता है, उसमें एंटीकोगुलेंट CPDA बैग में कितना ml 300 ml ब्लड में कितना CPDA का परसेंटेज अमाउंट लिया जाता है। यानी CPDA जो एंटीकोगुलेंट है ये CPDA, इसमें 300 ml ब्लड बैग कलेक्शन में कितने ml जो होता है एंटीकोगुलेंट लिया जाता है। तो एसिड सिट्रेट एक्सटोज एंटीकोगुलेंट जो होता है उसमें 14% एंटीकोगुलेंट लिया पर 100 ml, 14 ml जो एसिड एंटीकोगुलेंट होता है उसमें 14 ml एंटीकोगुलेंट पर 100 ml ऑफ ब्लड यूज किया जाता है। बट एसिड के अलावा बाकी जो सभी एंटीकोगुलेंट होते हैं तो उनमें 15 ml ऑफ एंटीकोगुलेंट पर 100 ml ऑफ ब्लड एंटीकोगुलेंट यूज किया जाता है। यानी CPD में हम 15 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड यूज करेंगे, यानी 15 × 3, तो इसमें 45 ml एंटीकोगुलेंट हम यूज करेंगे। तो इसमें ऑप्शन में 45 डी नंबर में दिया हुआ है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। यानी CPDA एंटीकोगुलेंट में सिट्रेट, फास्फेट, डेक्सट्रोज एंड एडेनिन एंटीकोगुलेंट में
एंटीकोगुलेंट जो होता है इसको, इसमें जो होता है इसको एंटीकोगुलेंट को हम 300 ml ब्लड में 45 ml CPDA यूज करेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिमेन इज टेस्टेड फॉर द पैरासाइट डिटेक्शन, यानी पैरासाइट डिटेक्शन के लिए हम कौन सा इनमें से जो नीचे दिए हुए स्पेसिमेन, इनमें से कौन सा सैंपल स्पेसिमेन यूज करेंगे यानी पैरासाइट को डिटेक्ट करने के लिए। तो इसमें ए नंबर पे यूरिन दिया हुआ है, बी नंबर पे ब्लड एंड सी नंबर पे बोथ यूरिन एंड ब्लड, या डी नंबर पे नॉन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हम पैरासाइट को डिटेक्ट करने के लिए, क्योंकि पैरासाइट जो होते हैं वो ब्लड में भी प्रेजेंट होते हैं एंड यूरिन में भी प्रेजेंट होते हैं। ब्लड में पैरासाइट एग्जांपल के लिए जैसे लिस्मानिया डोनावानी होता है एंड प्लाज्मोडियम होता है, ये पैरासाइट ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, तो हम इसके लिए ब्लड भी यूज करेंगे डिटेक्शन के लिए। एंड यूरिन में ट्राइकोमोनास विजाइनलिस पैरासाइट प्रेजेंट होते हैं और भी प्रेजेंट होते हैं, तो इसके लिए हमारा राइट आंसर बोथ यूरिन एंड ब्लड दोनों होगा। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड इन ब्लड बैंक रजिस्टर, यानी इनमें से जो नीचे दिए हुए हैं इनमें से ऑप्शन में से कौन सा जो होता है ब्लड बैंक रजिस्टर में इंक्लूड नहीं होता है। बाकी सभी इंक्लूड होते हैं लेकिन एक इंक्लूड नहीं होता है, जैसे ईसू रजिस्टर। तो ईसू रजिस्टर तो ब्लड बैंक में होता है एंड स्टॉक रजिस्टर भी ब्लड बैंक में होता है, स्टॉक कि क्या क्या स्टॉक रखा हुआ है। एंड मेल एंड फीमेल रजिस्टर, कोई भी मेल एंड फीमेल रजिस्टर नहीं होता है, अलग अलग रजिस्टर नहीं होते हैं, सेम रजिस्टर होता है मेल फीमेल के लिए। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और डोनर रजिस्टर भी होता है, डोनर एंड रेसिपिएंट रजिस्टर दोनों होते हैं, बट मेल एंड फीमेल रजिस्टर सेपरेटली नहीं होते हैं, ये एक ही रजिस्टर में सब मेल एंड फीमेल को एंट्री की जाती है। उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चर मीडिया डिफ़िकल्ट टू मेंटेन, यानी नीचे लिखी हुई कल्चर मीडिया जो ऑप्शन में लिखी हुई है उनमें से कौन सी कल्चर मीडिया ऐसी है जिसको मेंटेन करना डिफ़िकल्ट होता है। तो सबसे पहले हो गया एरोबिक कल्चर मीडिया। एरोबिक कल्चर मीडिया यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एरोबिक कल्चर मीडिया होती है। एंड एनारोबिक कल्चर मीडिया जो होती है एनारोबिक कल्चर मीडिया जो होती है वो ऑक्सीजन की बिना प्रेजेंस में यानी CO2 की प्रेजेंस में कल्चर मीडिया इसको कल्चर कराया जाता है, यानी ऑल ऑफ द अबव। एंड नेक्स्ट जो डी नंबर होता है वो कैपनोफिलिक जो होता है वो बैक्टीरिया होता है। कैपनोफिलिक कोई मीडिया नहीं होता है, एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जिसे CO2 की ह्यूज अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है ग्रोथ करने के लिए कैपनोफिलिक, इसलिए इसमें कल्चर मीडिया पूछा हुआ है। तो इसमें एनारोबिक कल्चर मीडिया जो होता है वो एनारोबिक कल्चर मीडिया को मेंटेन करना वेरी डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है कि द नॉर्मल रेंज ऑफ द पैक्ड सेल वॉल्यूम, यानी पैक्ड सेल वॉल्यूम यानी RBC की जो RBC के परसेंटेज इसमें पूछा कितनी परसेंटेज में RBC यानी पैक्ड सेल वॉल्यूम कितनी होती हैं। तो पैक्ड सेल वॉल्यूम जो होती हैं हमारे HB का 3 गुना होती हैं, यानी HB जितना हमारा है उसमें 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा PC भी निकल आएगा। तो इसमें हमारा HB जो होता है नॉर्मल रेंज 12 to 16 ग्राम पर DL होता है, इसलिए अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 to 48 परसेंटेज PC भी इसका निकल के आएगा पैक्ड सेल वॉल्यूम। तो इसमें 36 से 48 कोई ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, तो 25 से 30 तो ये भी रॉन्ग हो गया। एंड 35 से 48 ये भी लगभग आसपास ही है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एंड 20 to 25 ये तो दूर दूर तक नहीं है। एंड 45 to 60 इतना तो नहीं होता है, ये भी रॉन्ग आंसर हो गया, इसलिए हमारा राइट आंसर 35 to 48% राइट आंसर होगा। यानी 10वां क्वेश्चन है साइमल्टेनियस प्रेजेंस ऑफ एनीमिया, ल्यूकोपीनिया एंड
साइटोपिनिया इज कॉल्ड। यानी ये बोल रहा है साइमल्टेनियस प्रेजेंस, यानी कि एक साथ एनीमिया, ल्यूकोपिनिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का एक साथ प्रेजेंस होना क्या कहलाता है? तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ऑप्शन नंबर ए, एंड ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है हिमोलाइटिक एनीमिया, ऑप्शन नंबर सी सिकल सेल एनीमिया, एंड लास्ट दिया हुआ है पैनसाइटोपिनिया। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया तो नहीं हो सकता, क्योंकि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में कंडीशन में जो होता है, इसमें आरबीसी की साइज जो होती है बड़ी हो जाती है, मेगालोब्लास्ट हो जाती है, आरबीसी की साइज जो होती है बड़ी हो जाती है, जो कि विटामिन बी12 की कमी के कारण इसकी साइज जो होती है वो बड़ी हो जाती है। तो ये तो रॉन्ग आंसर है, इससे रिलेटेड नहीं है। एंड नेक्स्ट बी नंबर हो हिमोलाइटिक एनीमिया होता है। हिमोलाइटिक एनीमिया उसे बोलते हैं जब आरबीसी का बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होने लगता है, तो उसे हिमोलाइटिक एनीमिया बोलते हैं। आरबीसी का डिस्ट्रक्शन जब आरबीसी टूटने लगती हैं तो उस कंडीशन को हिमोलाइटिक एनीमिया बोलते हैं। एंड तो ये भी नहीं हो सकता। एंड सिकल सेल एनीमिया होता है। सिकल सेल एनीमिया अमाइनो एसिड्स के जीन में अमाइनो एसिड्स के कमी के कारण जो हीमोग्लोबिन का वो फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, इसके कारण जो आरबीसी का साइज होता है वो सिकल शेप का, आरबीसी का साइज जो होता है वो सिकल शेप का हो जाता है, हंसिया के आकार का साइज हो जाता है, अर्धचंद्राकार टाइप का आरबीसी दिखाई देती है। तो ये भी रॉन्ग आंसर होता है। एंड पैनसाइटोपिनिया ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इन तीनों सेलुलर मटेरियल्स की यानी एचबी यानी आरबीसी की कमी, हीमोग्लोबिन कमी एंड आरबीसी कमी, ल्यूकोपिनिया यानी डब्ल्यूबीसी की कमी एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मीन्स यानी प्लेटलेट की कमी हो जाती है। तो इस कंडीशन को हम पैनसाइटोपिनिया कहते हैं। पैनसाइटोपिनिया कंडीशन तब होती है जब अप्लास्टिक एनीमिया होती है। अप्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन में बोन मैरो जो होता है वो बोन मैरो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करता है, जिसके कारण इनका फॉर्मेशन यानी डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, आरबीसी का फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, इसलिए ये तीनों कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसलिए इस कंडीशन को पैनसाइटोपिनिया कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा।